हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल देव क्लास टेस्ट में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए विषय विज्ञान लेके आए हैं जो कक्षा 8वीं का है। और विषय विज्ञान के अंतर्गत आज क्या बताएंगे आपको, मॉडल प्रश्न पत्र है। मॉडल प्रश्न पत्र वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए है ये। और ये पेपर आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा होने वाली, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसे तैयारी करना है, कितने अंक के प्रश्न आएंगे और किस टाइप के प्रश्न आएंगे, आपको इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके वैकल्पिक प्रश्न। वैकल्पिक प्रश्न 10 रहेंगे, प्रश्न 1 से 10 तक, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है इसमें वैकल्पिक प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। प्रश्न क्या कह रहा है, मिट्टी को पलटने उलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती है। इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। अ नंबर जुताई, ब नंबर निराई, स नंबर कटाई और द नंबर सिंचाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। मिट्टी को उलटने और पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया खालिस्तान कहलाती, तो आंसर हो जाएगा अ नंबर जुताई। सेकंड नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव है। निम्नलिखित मीन्स यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सूक्ष्म जीव है। तो 4 ऑप्शन क्या हो गए, अ नंबर जीवाणु, ब नंबर कवक, स नंबर शैवाल और द नंबर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवाणु भी सूक्ष्म जीव है, कवक भी है और शैवाल, तो उपरोक्त सभी, तो इसका द नंबर का आंसर आ जाएगा उपरोक्त सभी। जीवाणु, कवक और शैवाल तीनों आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। निम्न मीन्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, एल्कोहल, ईस्ट। तो यहाँ पे बताना इनमें से कौन प्रतिजैविक है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर का स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या आ जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से किस वाक ध्वनि की होने की संभावना है। निम्न में से किस वाक ध्वनि की होने की संभावना है। नंबर इसमें अ नंबर दिया है, छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो छोटी लड़की की वाक ध्वनि की होने की संभावना है, तो इसमें छोटी लड़की की आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, चंद्रमा खालिस्तान का प्राकृतिक उपग्रह है। प्रश्न क्या है इसमें, प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा खालिस्तान का प्राकृतिक उपग्रह है। अ नंबर बुध का, ब नंबर शुक्र का, श नंबर पृथ्वी का और द नंबर मंगल का। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका श नंबर पृथ्वी। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं। प्रश्न क्या है, विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को खालिस्तान कहते हैं। अ नंबर विद्युत लेपन, ब नंबर विद्युत परिपथ, स नंबर विद्युत का सुचालक और द नंबर विद्युत का कुचालक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर विद्युत परिपथ। विद्युत धारा के प्रभावित होने के मार्ग को विद्युत परिपथ कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। प्रश्न है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। इनमें से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। पहला ऑप्शन क्या दिया है, प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ब नंबर तांबे की छड़। तांबे की छड़ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता, तो इसका सही आंसर ब नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। अ नंबर कोयला, ब नंबर पेट्रोलियम, स नंबर उपरोक्त दोनों और द नंबर दोनों नहीं। प्रश्न क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो कोयला भी जीवाश्म ईंधन है और पेट्रोलियम भी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों, यानी इसका स नंबर का आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे 4 कथन दिए हैं। पहला कथन है, अ नंबर सभी धातुएं तने होती हैं, ब नंबर सभी अधातुएं तने होती हैं, श नंबर समांतर धातुएं तने होती हैं, द नंबर कुछ अधातुएं तने होती हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका अ नंबर नहीं आएगा, इसका स नंबर आएगा, समांतर धातुएं तन्य होती हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका सही आंसर स नंबर आ जाएगा, समांतर धातुएं तन्य होती हैं। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर अवस्थित है। प्रश्न क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा, बताइए 4 ऑप्शन दी, अ नंबर बृहस्पति, ब नंबर शनि, स नंबर अरुण और द नंबर वरुण। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका द नंबर वरुण। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 11 से 20 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। इसका प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 में क्या कहा है, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं। प्रश्न क्या है यहाँ पे,
ध्यान से सुनिए, हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर है हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। आपका प्रश्न क्या था? हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करते हैं? तो आप उत्तर में क्या बता देंगे? हरे पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश, वायु और मिट्टी से प्राप्त नमी द्वारा संश्लेषित करते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या कहा है? कल्पना करिए कि आज वर्षा का दिन है। आपको क्या करना है? कल्पना करना है कि आज वर्षा का दिन है। आप किस प्रकार का छाता प्रयोग में लाएंगे और क्यों? तो उत्तर देखिए, हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे। यदि वर्षा हो रही है तो हम कौन से छाते का उपयोग करेंगे? संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे, क्योंकि सबसे पहला कारण हो जाएगा इसका कि शीघ्र सूख जाते हैं। संश्लेषित कपड़े के जो छाते होते हैं वो क्या होते हैं? शीघ्र सूख जाते हैं। दूसरा नंबर, अधिक समय तक चलते हैं। तीसरा नंबर, कम महंगे होते हैं। चौथा नंबर, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। और पांचवा नंबर, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या था? कल्पना कीजिए कि आज वर्षा का दिन है, आप किस प्रकार के छाते का प्रयोग करेंगे? तो हमने उत्तर में बता दिए किस प्रकार के छाते का उपयोग करेंगे। हम संश्लेषित कपड़े से बना छाता प्रयोग में लाएंगे। क्यों कह रहा है? तो क्यों के लिए आपको बता दिए, क्योंकि नंबर 1 कारण बता देंगे, शीघ्र सूख जाते हैं। नंबर 2, अधिक समय तक चलते हैं। नंबर 3, कम महंगे होते हैं। नंबर 4, आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। नंबर 5, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। इस प्रकार प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 में क्या कह रहा है? सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? प्रश्न 13 है, सजीवों के लिए जनन क्यों महत्वपूर्ण है? तो उत्तर देखिए, सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। सजीवों में जनन की प्रक्रिया उत्तरजीविता के लिए आवश्यक है। इससे एक जैसे जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न क्या है? सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। चलिए इसकी व्याख्या क्या है, उत्तर देखते हैं। सर्दियों में जब हम स्वेटर उतारते हैं तो वह हमारी त्वचा से रगड़ खाकर आवेशित हो जाता है। स्वेटर पर आवेश आने के कारण चट चट की आवाज़ सुनाई देती है तथा चिंगारी भी दिखाई देती है। वास्तव में यह तड़ित के समान ही एक परिघटना है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। यह प्रश्न आपके 2021-22 की परीक्षा में पूछा गया था। परावर्तन के नियम या परावर्तन क्या है? तो परावर्तन के नियम क्या है? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। परावर्तन के नियम में पहला नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का पहला नियम क्या हो गया? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम में क्या बता देंगे? आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तक पृष्ठ पर आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक ही तल में होते हैं। या आप ऐसा भी कह सकते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब परावर्तक पृष्ठ पर एक ही बिंदु पर होते हैं। तो इस प्रकार ये परावर्तन के 2 नियम होते हैं और दोनों नियम आपको हमने बता दिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 में क्या कहा है? पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? प्रश्न पूछा है, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए आप आकाश के किस भाग में देखेंगे? तो उत्तर देखिए, पूर्ण चंद्रमा देखने के लिए हम आकाश के पूर्व भाग में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? पूर्व भाग में देखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 17। क्या आपने ओजोन छिद्र के बारे में सुना है? तो उत्तर में आप क्या बताएंगे? उत्तर में हाँ, हमने इसके बारे में सुना है। यह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण हो जाता है। और कहाँ देखा गया है? ये अंटार्कटिका में देखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? प्रश्न नंबर 18 क्या कह रहा है? पीने से पहले हमें जल को फिल्टर करने की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप उत्तर बता देंगे, जल में धूल के कण तथा रासायनिक पदार्थ मिले होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। फिल्टर करने से ये पदार्थ जल से अलग हो जाते हैं और जल पीने योग्य हो जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? वे कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? प्रश्न क्या है? वे कौन से पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं? उत्तर देखिए, अम्ल, क्षार और लवण ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें आसुत जल में घुलने पर उसे चालक बना देते हैं। कौन कौन? अम्ल, क्षार और लवण। इसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। क्या है? पराश्रव्य ध्वनि की परिभाषा लिखिए। तो इसकी परिभाषा क्या होगी पराश्रव्य ध्वनि की? चलिए देखते हैं उत्तर में। 200 हर्ट्ज
हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार 20 नंबर का प्रश्न कंप्लीट। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 से 25 तक दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेंगे आपके। प्रश्न नंबर 21 में क्या कहा है, देखिए, निराई क्या है होती है, निराई क्या होती है, इसका विस्तृत वर्णन कीजिए। उत्तर देखिए, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। आप देखते होंगे खेतों में जो हम फसल लगाते हैं उस फसल के साथ कई ऐसे पौधे होते हैं जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे हम अवांछित पौधे कहते हैं, जो प्रकृति के द्वारा उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, खरपतवार। और खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। जैसे एक बार रिपीट कर रहे हैं, देखिए, खेतों में फसल के साथ कई अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। ये अवांछित पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई न करने पर फसल क्या होगी, आपकी फसल की वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। यदि हम उसकी निराई नहीं करते तो जो अवांछित पौधे हैं वो पौधे क्या करेंगे, जो खरपतवार हैं वो फसल की वृद्धि को प्रभावित करेंगे। खरपतवार के होने से फसल को जल, जगह, पोषक तत्व तथा प्रकाश पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता। ये कटाई में बाधा डालते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य एवं पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं। फसल को उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार आसानी से हट जाते हैं। ये सूखकर मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का उचित समय पुष्पन एवं बीज बनने से पहले का होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर किया जाता है। इस कार्य को खुरपी या हेरो की सहायता से भी किया जाता है। इस प्रकार से हमने निराई क्यों की जाती है, निराई किसकी की जाती है, उसके बारे में बताया, यहाँ पर उसका विस्तृत वर्णन बताया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 21 कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 में क्या कह रहा है, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। किसके बारे में लिखना है आपको, जो हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव हैं उन पे 10 पंक्तियाँ लिखना है। चलिए, उस पर 10 पंक्तियाँ कौन कौन सी हैं, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। नंबर 1, सूक्ष्म जीवों का उपयोग पर्यावरण को स्वच्छ रखने में किया जाता है, पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर, जीवाणुओं का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तीसरा नंबर, इनका उपयोग टीका बनाने में किया जाता है। चौथा नंबर, ये कृषि में मृदा का उर्वरता में वृद्धि करने में सहायक हैं। पाँचवां नंबर, इसका उपयोग ब्रेड, केक एवं दही आदि बनाने में किया जाता है। छठवां नंबर, ये पौधों को रोगों से बचाने में सहायक होते हैं। सातवां नंबर, ये बीमारी में से बचाने में सहायक होते हैं। आठवां नंबर, ये मीन्स क्या हो गया, सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं हम, ये किण्वन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। नौवां नंबर, ये शराब, अल्कोहल, एसिटिक अम्ल आदि बनाने में सहायक होते हैं। और 10वां नंबर, अचार, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थ भी इनकी सहायता से बनाए जाते हैं। किसकी सहायता से, सूक्ष्म जीवों की सहायता से। हमारा प्रश्न था हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो आपको हमने 10 पंक्ति लिख के बता दी कि सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में क्या उपयोग है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 22 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 क्या कह रहा है, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। प्रश्न है, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है। चलिए उत्तर, चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। देखिए, चिड़ियाघर हो या वन्य प्राणी अभ्यारण्य दोनों में ही जंगली जानवर किसी भी प्रकार के विक्षोभ यानी कि किसी भी प्रकार की बाधाओं के सुरक्षित रहते हैं। परंतु वन्य प्राणी अभ्यारण्य में जंतु प्राकृतिक आवास में रहते हैं और उन्हें प्राकृतिक रूप से उपलब्ध भोजन दिया जाता है। और चिड़ियाघर में जंतुओं को कृत्रिम आवास में रखा जाता है और उनको भोजन भी उनकी आवश्यकता अनुसार ही दिया जाता है। चिड़ियाघरों में बीमार जानवरों की देखभाल पशु डॉक्टरों द्वारा की जाती है, लेकिन यह वनों में संभव नहीं है। कृत्रिम सुविधाएं होने के बावजूद भी चिड़ियाघर में जंतु स्वतंत्र एवं अधिक आराम से नहीं रहते, जबकि प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र एवं आराम से रहते हैं। इस प्रकार आपको चिड़ियाघर और वन्य प्राणी अभ्यारण्य में क्या अंतर है वह बता दिए। आपका प्रश्न नंबर 23 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है, चूजे कैसे जन्म लेते हैं। प्रश्न क्या है, चूजे कैसे जन्म लेते हैं। तो उत्तर देखिए, निषेचन के बाद युग्मज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है। देखिए प्रश्न उत्तर क्या है इसका, चूजे कैसे जन्म लेते हैं। तो उत्तर है, निषेचन के बाद युग्मनज लगातार विभाजित होकर अंडवाहिनी में नीचे की ओर बढ़ता रहता है और इस पर सुरक्षित परत चढ़ती जाती है और अंत में एक कठोर सुरक्षित कवच अंडे पर दिखाई देता है। कठोर कवच के पूर्ण रूप से बन जाने के बाद मुर्गी अंडे का
निमोचन करती है। लगभग 3 सप्ताह बाद अंडे का चूजा बन जाता है और चूजे के पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद कवच में स्फुटन के बाद चूजा बाहर आता है। इस प्रकार ये चूजे कैसे जन्म लेते हैं उसके बारे में आपको बताएं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25 और अंतिम प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, वर्ण कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। प्रश्न क्या है, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। उत्तर देखिए, वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। वायु की तरह तरल भी वस्तुओं पर घर्षण बल लगाते हैं। पक्षी और मछलियां हमेशा तरल में गति करती हैं, अतः उनकी आकृति इस प्रकार की बनाई जाती है कि उन्हें घर्षण बल का सामना करने के लिए अधिक ऊर्जा व्यय न करनी पड़े। इस प्रकार की आकृतियाँ चिकनी एवं गोल होती हैं। विशेष प्रकार की आकृतियाँ देने से घर्षण कम हो जाता है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 25 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इस प्रश्न के साथ जो आपका ये अभ्यास प्रश्न पत्र सेट सी था कंप्लीट होता है। इसमें आपको हमने क्या क्या बता दिए, वैकल्पिक प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताए। यदि आपको ये प्रश्नों के उत्तर हमने आपको जो बताया ये समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।